अगर हम आज की पहली खबर की बात करें तो इंडिया टीवी का आर्टिकल है, पीएम मोदी कंक्लूड्स यूएस विजिट्स ब्रिंग्स होम 157 आर्टिफैक्ट्स एंटीक्विटीज़। तो ये चलिए आर्टिकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ने कुछ गिफ्ट दिए हैं। उस गिफ्ट में एक प्रतिमा है नटराज की। आप सबको पता है नटराज, आप सब जानते होंगे। तो एक प्रतिमा उसमें किसकी है? नटराज की। अगर आप लोग ना जानते हो तो ये देख लीजिए। अब ये जो नटराज की प्रतिमा है, इसका भारत में सांस्कृतिक या कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करें तो जिस भी एग्ज़ाम में जीएस आती है, करंट आती है, तो वहाँ पर ये कल्चर का या आर्ट एंड कल्चर का, जो हिस्ट्री का एक पार्ट आप बोल सकते हो, उसका भाग है। अगर हम यूपीएससी यूपी पीएससी की बात करें तो वहाँ पर पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो चलिए समझते हैं ये कि क्यों दिया, क्या मायने हैं, आदि सारी बातों को। देखिए, मोदी जी हमारे, आपको पता है कि अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यात्रा कर रहे थे और वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें कई चीज़ें गिफ्ट में दी। उन कई चीज़ों में एक था नटराज की मूर्ति। अब हम समझेंगे ये नटराज की मूर्ति होती क्या है और भारत में इसका महत्व क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये जो नटराज की आपको मूर्ति दिखती है, इसका दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय मूर्ति है और दक्षिण भारत में मंदिरों में आपको ये मूर्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत में लोग जब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो वहाँ पर भी इस मूर्ति को दे देते हैं। तो चलिए समझते हैं ये है क्या। अगर आप देखें, पहली बात तो ये भगवान शिव से संबंधित है, यानी भगवान शिव की जो नृत्य करती हुई मुद्रा है वही कहलाती है नटराज। और जो भगवान नृत्य कर रहे हैं, आपको पता है कि शिव जो है वो तांडव से संबंधित हैं। शिव जब नृत्य करते हैं तो उसी नृत्य को हम तांडव बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो नटराज की मूर्ति है वो शिव भगवान के तांडव से संबंधित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इस मूर्ति का अगर आप देखोगे कि इसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, तो दक्षिण भारत में आपको पता होगा कि चोल साम्राज्य होता था, चोल डायनेस्टी होती थी। तो उसी समय से भारत में देखा जाता है कि शिव की नृत्य करती हुई मूर्तियाँ बनने लगी। इन्हीं मूर्तियों को हम नटराज की मूर्ति कहते हैं, पहली चीज़। अब हम देखेंगे कि इसमें जो शिव की मुद्रा है इसके मायने क्या हैं। तो देखिए, अगर इस मूर्ति की आप बात करोगे तो इस मूर्ति में आपको शिव के 4 हाथ दिखेंगे। मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। अगर ये मूर्ति आप देखोगे तो यहाँ पर आपको शिव के 4 हाथ दिखेंगे। एक हाथ ये हो गया डमरू है इसमें, दूसरा हाथ ये हो गया, ये अभय मुद्रा में है यानी आशीर्वाद दे रहा है, तीसरे हाथ में अग्नि है ये, और चौथा हाथ पैर की तरफ इशारा कर रहा है। तो हम समझेंगे कि इन सब के मायने क्या हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नटराज शिव की मूर्ति होती है जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, न केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा जहाँ भी भारतीय व्यक्ति रहते हैं उन सबके बीच में ये बहुत ही लोकप्रिय गिफ्ट के तौर पर भी यूज़ की जाती है। तो अगर हम शिव के हाथ की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो हाथ है शिव का, वो डमरू देखिए बना हुआ है। ये आपको दिखेगा शिव डमरू लिए हैं, यानी यहाँ पर दिखाया गया है ये किस बात का सूचक है, ये क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है। तो डमरू के माध्यम से दर्शाया गया है कि इसी डमरू की ध्वनि से दुनिया की सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है या इसी से क्रिएशन हुआ है। तो डमरू जो है वो सृजन की ध्वनि है, यानी यहाँ पर शिव को सृजनकर्ता के रूप में दिखाया गया है कि दुनिया की उत्पत्ति डमरू से हुई है। यानी यहाँ पर आपको शिव क्रिएटर के तौर पर दिखाई देंगे, सृजनकर्ता के रूप में दिखाई देंगे। इसी तरह अगर आप बाएं हाथ में आ जाओ तो इस हाथ में अग्नि है, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिव यहाँ पर डिस्ट्रॉयर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, संहारक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर शिव न केवल सृजन करता है बल्कि संहारक या डिस्ट्रॉयर हैं, ये भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। अब अगर हम इनका तीसरा हाथ देखें तो ये देखिए अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा मतलब ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर शिव आशीर्वाद दे रहे हैं, शिव रक्षा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ मतलब क्या हो गया? अभी तक शिव सृजनकर्ता भी हैं, शिव डिस्ट्रॉयर भी हैं, शिव संरक्षक भी हैं। तो यहाँ तक 3 हाथ हो गए। चौथा हाथ अगर आप देखेंगे तो शिव ने एक पैर उठा रखा है ये, और इसकी तरफ इशारा करते हुए ये हाथ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये शिव जो इशारा कर रहे हैं अपने उठे हुए पैर की तरफ, इसको बोलते हैं साल्वेशन पाथ या मोक्ष मार्ग की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी यहाँ पर शिव मोक्ष प्रदान करने वाले के रूप में दिखाई देते हैं। इस बात को आप सबको याद रखना है। अब अगर आप देखेंगे तो शिव के पैरों के नीचे एक व्यक्ति है,
और ये एक बौना व्यक्ति है, ड्वार्फ मैन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस बात का सूचक है, तो शिव के पैरों के नीचे जो व्यक्ति है दरअसल वो सूचक है आपके ईगो का, आपके अहंकार का। शिव यहाँ पर ये मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपके ईगो और आपके अहंकार को शिव अपने पैरों से कुचल देंगे। तो इस बात को याद रखना, ये जो शिव के पैर के नीचे एक बौना आदमी दबा पड़ा हुआ है, शिव का पैर उसके ऊपर है, तो ये इस बात का आपके ईगो या अहंकार का सूचक है, इस बात को याद रखिए। उसके बाद अगर इसी स्टैचू में हम देखें तो शिव के बाल देखिए बहुत फैले हुए हैं। अब ये किस बात का सूचक है, शिव के बाल इस बात का सूचक हैं ये फैले हुए कि गंगा की उत्पत्ति यहीं से हुई है। यानी गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा शिव के बालों से निकलती है और जो दुनिया को जल प्रदान करती है। तो ये जो फैले हुए बाल हैं ये गंगा नदी को सूचित करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो शिव के आपको कान में देखना पड़ेगा कुंडल, यानी जो ये ईयर पीस पहन रखे हैं शिव ने, आप देखेंगे शिव ने दोनों साइड क्या पहन रखा है, शिव ने दोनों साइड कुंडल पहन रखे हैं। इन कुंडल का महत्व क्या है, इस कुंडल का सबसे बड़ा महत्व तो ये है, राजकुमार सिंह गुड मॉर्निंग सर, अक्षय तिवारी गुड मॉर्निंग भाई, राजकुमार गुड मॉर्निंग भाई, शालिनी कश्यप गुड मॉर्निंग। तो चलिए समझते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तार फंस गया था, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शिव के कानों में कुंडल हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो महादेव के कानों में कुंडल हैं तो एक साइड इन्होंने उन जो महिलाएं ईयर पीस पहनती हैं, कान में कुंडल पहनती हैं, वो पहन रखा है, और दूसरी साइड जो पुरुष पहनते हैं वो पहन रखा है। तो ये जो शिव का स्वरूप है ये अर्धनारीश्वर स्वरूप का, यानी पुरुष और महिला का जो संयोग है उसका सूचक है। और शिव के इसी रूप को हम किस नाम से जानते हैं, शिव के इसी रूप को हम अर्धनारीश्वर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शिव के हाथ में एक सर्प बंधा हुआ है, यानी शिव की भुजाओं में एक सर्प बंधा हुआ है, ये लटका हुआ सर्प है। ये किस बात का प्रतीक है, तो आपको पता है कि ये सर्प जो है मनुष्य की कुंडली पावर जिसे हम बोलते हैं, कुंडली शक्तियों का प्रतीक है। कुंडली शक्तियाँ क्या होती हैं, तो आप सबको पता है कि आपकी स्पाइन में या रीढ़ के पास कुछ कुंडलियां पाई जाती हैं जो हमेशा सोती रहती हैं। अगर व्यक्ति ने उन कुंडलियों को जगा लिया तो ये माना जाता है कि व्यक्ति ने पूर्ण चेतना को प्राप्त कर लिया। यही शिव की इस जो सर्प वाली मुद्रा है इससे प्रदर्शित होता है, यानी ये लटकता हुआ सर्प जो है ये कुंडली शक्तियों का प्रतीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे शिव के चारों ओर एक बादल या चक्र जैसी संरचना आपको गोल दिखाई दे रही होगी। ये किस बात का प्रतीक है, ये समय का प्रतीक है, जो समय कभी खत्म नहीं होगा। यानी अगर आप इसकी बात कर लो तो ये एक प्रकार का टाइम साइकिल है या समय का चक्र है। और इस चक्र का महत्व ये है कि ये कभी न खत्म होने वाले समय को सूचित करता है। तो जो समय है वो किसके चारों तरफ घूम रहा है, यानी शिव ही रह जाएंगे, बाकी कोई नहीं रह जाएगा। ये सारी चीज़ें इस ओर संकेत करती हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, लोगों के पास नटराज की मूर्ति होती है लेकिन फिर भी उनको शायद इसका महत्व नहीं समझ में आता, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा सांकेतिक मूर्ति है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम के लिए कि नटराज शिव तो हम जान गए, लेकिन इसका जो पहली बार प्रकाश में ये मूर्तियाँ कब से साक्ष्य मिलते हैं, तो भारत में एक चोल डायनेस्टी थी, आपको पता होगा दक्षिण भारत में चोल पांड्य चेर डायनेस्टी थी। तो उसमें से जो चोल डायनेस्टी थी उसी चोल डायनेस्टी के अंतर्गत ये नटराज शिव की मूर्तियां बनने लगी और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मैंने विस्तार से बताया कि किस चीज़ का क्या महत्व है, तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये हो गई हमारी आज की पहली न्यूज़। अब हम चलेंगे दूसरी न्यूज़ पर। अब दूसरी न्यूज़ जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं क्या। अगर आप आर्टिकल देखें, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, कह रहा है डिफिनीशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से पूछा जा चुका है कि स्पेशल ड्राइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार क्या है। तो चलिए समझते हैं कि स्पेशल ड्राइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार आखिर है क्या। तो अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक बताऊंगा। आपको पता है कि पूरी दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए थे। पहला जो हुआ वो तो हो गया, दूसरे की जो इम्पोर्टेंट हमको आज बात करनी है वो 1939 से 1945 तक, यानी 1939 से
1945 तक हुआ था। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं, इसलिए सबको नुकसान पहुंचता है। और अगर वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देश सम्मिलित होंगे, सबको नुकसान होगा, तो जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा था तो दुनिया के देश एक साथ आए और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करने लगे ताकि उस व्यवस्था के माध्यम से दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता स्थापित की जा सके। इसी क्रम में दो संस्थाएं सामने आई। उन दो संस्थाओं में पहली संस्था का नाम था वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक और दूसरी संस्था का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, जिसे हम जानते हैं। अब ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, पहली बात तो ये कौन जारी करता है, ये कौन रिलीज करता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष या IMF जारी करता है, रिलीज करता है, ये याद रखिएगा। अब जो वर्ल्ड बैंक है और जो IMF है, इन दोनों को ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड्स कहते हैं। ब्रेटन वुड्स क्या है? ब्रेटन वुड्स अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक जगह है और इसी जगह पर वर्ल्ड बैंक और IMF से संबंधित समझौते हुए थे और दोनों के समझौते साथ साथ हुए थे, इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कहते हैं या ट्विंस भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। इस न्यूज़ में हमको कवर क्या करना है? इस न्यूज़ में हमें यह समझना है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि स्पेशल ड्राइंग राइट होता क्या है। देखिए, ये जो IMF नामक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नामक संस्था है, ये करती क्या है कि ये दुनिया के देशों को, मतलब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्थापित करने का प्रयास करती है। तो चलिए समझते हैं किसके क्या मायने हैं। अगर हम बात करें स्पेशल ड्राइंग राइट की, SDR की, तो एक बात पहले सबसे पहले ये जान लीजिए, इनको जारी कौन करता है? 50 बार 50 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF जारी करता है, वर्ल्ड बैंक नहीं जारी करता, पहली चीज़। अब ये होते क्या है इसको समझिए। देखिए, IMF जो है वो दुनिया के जितने भी देश हैं उनको एक कोटा प्रदान करता है। जैसे इसको मैं अगर माइंड मैप से समझाऊं तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये IMF हो गया, ये IMF हो गया, ये दुनिया के देशों को एक कोटा प्रदान करेगा और ये कोटा किस आधार पर? उस देश की GDP कितनी है, उस देश में ओपननेस कितनी है। ओपननेस का मतलब ये हुआ कि उस देश में विदेशी निवेशकों की कितना प्रसार है, विदेशी निवेशक आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इसी सबको बोलते हैं ओपननेस, यानी उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी खुली हुई है। तो ओपननेस कितनी, इसी तरह उस देश के पास फॉरेन रिजर्व कितना है, यानी विदेशी मुद्रा कितनी है। इस आधार पर IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दुनिया के देशों को एक कोटा प्रदान करता है, पहली चीज। अब जिस देश को जितना कोटा प्रदान किया जाता है, उस देश को अपने जो कोटा प्रदान किया गया है उसके अनुसार IMF में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। चूंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय संस्था जो सारे देश कंट्रीब्यूशन करते हैं उसी के आधार पर संचालित होती है। अब ये कंट्रीब्यूशन होता क्या है? ये डॉलर में भी किया जा सकता है, साथ ही साथ अपनी करेंसी में, जो देश कर रहा है वो अपनी करेंसी में इसको दे सकता है। तो सीधी सी बात है कि दुनिया के बहुत सारे लगभग 190 सदस्य, जो मुझे अंतिम बार मैंने देखा था याद आ रहा है, वो इसके सदस्य हैं। अब सबकी अपनी करेंसी है, वो अपने कोटे के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे अगर हम USA की बात करें तो USA चूंकि बड़ी इकोनॉमी है, GDP बड़ी है, खुलापन भी है, फॉरेन रिजर्व भी मजबूत है, तो आप देखेंगे कि USA को 17% कोटा दिया जाता है, जो लगभग सबसे ज़्यादा है। अब होता क्या है, जिसको जितना कंट्रीब्यूशन मिल गया, जिसको जितना कोटा मिला, उसको अपने कोटे के हिसाब से IMF में कुछ पैसा देना पड़ेगा। वो डॉलर में दे सकता है या करेंसी में। अब दुनिया के बहुत सारे देश हैं, इसलिए सभी अपनी करेंसी में देंगे। इसका नुकसान क्या होगा कि IMF के पास बहुत सारी टाइप की करेंसी आ जाएगी। कोई मतलब भारत का रुपया भी होगा, अगर आप देखेंगे येन, युआन और दुनिया की पाउंड जैसे ब्रिटिश की हो गई, तो बहुत सारी करेंसीज आ जाएंगी। अब ये IMF इन करेंसीज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए क्या करेगा, इस पूरी करेंसी को किस में बदल देगा? एक अपने सिस्टम में बदल देगा, स्पेशल ड्राइंग राइट। तो समझ लीजिए स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है। IMF का एक, आप ये समझ लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से IMF दुनिया के देशों के द्वारा जो IMF में कंट्रीब्यूशन किया जाता है, IMF उसमें एक रूपता लाता है। अब
जिस देश ने आईएमएफ में जितना कंट्रीब्यूशन किया है उस देश का आईएमएफ में वोटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है, वोट पावर। यानी आप देखोगे कि जैसे हम अभी बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा उसकी वोट वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन आईएमएफ में है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, होता यह है कि अगर कोई देश बहुत ही ज़्यादा कोई समस्या झेल रहा है, आर्थिक समस्याएं झेल रहा है और क्राइसिस में जाने वाला है, तो वो उसने आईएमएफ में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उस कंट्रीब्यूशन का 2 गुना ले सकता है। कब? क्राइसिस के समय। यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्राइसिस को 2 गुना कर सकता है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि प्रत्येक देश को एक कोटा प्रदान किया जाता है, उस कोटे के अनुसार प्रत्येक देश को आईएमएफ के पास कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। सारे देश अलग अलग मुद्रा में कंट्रीब्यूशन देंगे, इसलिए आईएमएफ उस मुद्रा में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए उसको एक अपने सिस्टम में बदलता है। वही सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट कहलाता है स्पेशल ड्राइंग राइट। जिस देश को जितना अधिक कोटा मिलता है या जो देश जितना अधिक कंट्रीब्यूशन करता है उसकी वोट वैल्यू आईएमएफ में ज़्यादा होती है, और अगर वोट वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है उसका महत्व ज़्यादा है। इसीलिए आईएमएफ में चूंकि अमेरिका का कोटा 17% है, इसलिए अमेरिका जिसको चाहता है उसको लोन मिल जाता है। अब इसके कंट्रीब्यूशन के कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर कोई देश फाइनेंशियल क्राइसिस में या वित्तीय संकट में जा रहा है तो आईएमएफ में जो उसका कंट्रीब्यूशन है और उस कंट्रीब्यूशन के आधार पर उसको जो एसडीआर अलॉट किया गया है, जो भी एलोकेशन एसडीआर का किया गया है, उस एसडीआर को ये क्या कर सकता है, उस एसडीआर का 2 गुना पैसा फाइनेंशियल संकट के समय प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये आईएमएफ पैसा नहीं देता है। आईएमएफ करता क्या है कि अगर कोई देश संकट में है तो आईएमएफ क्या करेगा संकट के समय, कि जो उस देश का एसडीआर है, यानी उस देश ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके आधार पर उस देश को जो स्पेशल ड्राइंग राइट मिला है या एसडीआर मिला है, उस एसडीआर को किसी देश को बेच देगा, किसी दूसरे देश को। यानी ये एसडीआर किसी दूसरे देश को एलोकेट कर देगा और उस देश से डॉलर प्राप्त करके ये डॉलर उठाकर संबंधित कंट्री को दे देगा जो संकट में है। तो इस बात को याद रखना, यही पूरा आईएमएफ का सिस्टम है। आपको पता है कि 1991 में जब हमारी अर्थव्यवस्था भी बीओपी संकट या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से गुजर रही थी, तब भी आईएमएफ ने कुछ योगदान दिया था। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्थापित होती है। अगर कोई अर्थव्यवस्था संकट में जाने वाली होती है तो एसडीआर जो उसने कभी कंट्रीब्यूशन किया होता है, योगदान दिया होता है, उसके माध्यम से इस अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे और समझ पाए होंगे कि इसके मायने क्या हैं। अब हम चलेंगे न्यूज़ नंबर 3 पर। न्यूज़ नंबर 3 बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। किस लिए, चलिए समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक डिसीजन दिया और ये डिसीजन क्या रहा है ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, लगभग सारे न्यूज़पेपर्स ने, सारे न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया है, लेकिन हम देखते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, एन इंस्टीट्यूशंस राइट टू गवर्नमेंट एड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का ये राइट नहीं है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो सरकार से एड या सहायता प्राप्त करे। यानी अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मान लेते हैं, तो उसका ये मतलब ये वो इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट में, कि गवर्नमेंट ने उसको एड या असिस्टेंस या सहायता नहीं प्रदान किया, कोई फंड नहीं प्रदान किया है, तो ये उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो चलिए समझते हैं क्या है मामला। देखिए, इस न्यूज़ को समझने से पहले जो सबसे ज़रूरी है, कुछ हमको बेसिक समझने पड़ेंगे, और बेसिक समझने के लिए हमको पहली चीज़ तो ये समझना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन शब्द का जिक्र किया है उसको हम किस संदर्भ में देख सकते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशन शब्द की जब भी बात आए तो आप कोशिश करिए कि उसको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जोड़िए, शैक्षणिक संस्थाएं जोड़िए, या किसी अन्य संस्था से भी जोड़ सकते हैं। देखिए, अब हम बात करें, आपको पता है कि भारत में जितने भी इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, खासकर शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, और खासकर जो माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड होते हैं, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक,
तो सरकार उनको एड देती है, असिस्टेंस देती है। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन को ही एड देती है। सरकार भारत में जो बहुसंख्यक समुदाय वाले इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी एड देती है। अब यहाँ पर दो टर्म मैं बार बार ले रहा हूँ, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक। तो इसमें अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कौन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऐसे आर्टिकल हैं जो माइनॉरिटीज़ का जिक्र करते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका आर्टिकल 29, एक हो गया आर्टिकल 30, इसके अलावा आर्टिकल 350A, उसके अलावा आर्टिकल 350B। भारत के संविधान में ये 4 प्रमुख आर्टिकल हैं जहां पर माइनॉरिटी शब्द का, अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र किया गया है। लेकिन समस्या यह है कि अल्पसंख्यक शब्द को कहीं पर भी भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। और यही क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आता है कि क्या भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है या डिफाइन किया गया? तो बिल्कुल नहीं किया गया है। जिक्र तो 4 जगह है मोटे तौर पर, लेकिन उसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, पहली बात। अब अगर हम सबसे पहले आर्टिकल 29 की बात कर लें तो इसमें क्या प्रोविज़न है? ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक, भारत के किन्हीं भी नागरिकों को अपनी भाषा यानी लैंग्वेज, लिपि, अपनी स्क्रिप्ट और अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार होगा। यानी अगर आप इसको देखो कि ये बेसिकली ये कहता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो अपनी भाषा का भी संरक्षण कर लेता है, अपनी लिपि का भी संरक्षण कर लेता है और अपने कल्चर का भी संरक्षण कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि भारत के सभी वर्गों को अपनी भाषा यानी लैंग्वेज, लिपि यानी स्क्रिप्ट और कल्चर मतलब उसके संरक्षण का अधिकार है। तो यहाँ पर जो बेसिकली अधिकार की बात की गई है वो अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके अधिकार की बात की गई है। अगर हम देखें आर्टिकल 30, लेकिन उसके पहले मैं भाषा और लिपि में, अभी आर्टिकल 29 में आपको लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर पता होना चाहिए। लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, भाषा क्या है, लिपि क्या है। तो सुनिए, जो हम बोलते हैं, जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम अपने भाव को प्रकट करने के लिए जब बोलते हैं या उनको प्रकट करते हैं मुख के द्वारा तो वो भाषा कहलाती है, लैंग्वेज है। तो फिर बात आती है लिपि या स्क्रिप्ट क्या है। जो हम बोलते हैं अगर इसी को हम कागज पर उतारने का प्रयास करें तो कागज पर उतारने के लिए जिन नियम कानूनों का हम प्रयोग करते हैं वही कहता है लिपि। जैसे मैं कहता हूँ मुझे लिखना है राम, तो मैंने रा लिखा, रा में बड़े आ की मात्रा लगाई और माँ लगाया, तो लिखने का तरीका क्या हुआ, उसी को कहते हैं लिपि। ठीक है ना। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो वो जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई या देवनागरी स्क्रिप्ट वाली हिंदी को मान्यता प्रदान की गई है। देवनागरी मतलब जो बाएं से दाएं लिखी जाए। तो याद रखना कि भाषा वो है जो हम बोलते हैं और उसी भाषा को जो लिखते हैं जब, तो जिस नियम के आधार पर लिखते हैं या लिखने का जो तरीका होता है वही कहलाता है स्क्रिप्ट या लिपि। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 30 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 में अगर आप मोटे तौर पर देखो, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, तो 2 प्रकार के माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया गया है। एक तो कहा गया है भाषाई और धार्मिक यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक, और दूसरा रिलीजियस माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ यानी जो भाषा के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक हैं, और धार्मिक माइनॉरिटीज़ या धार्मिक अल्पसंख्यक वो होंगे जिनकी संख्या 50% से कम है। तो बेसिकली अगर आप भारत में देखो तो हिंदू बहुसंख्यक हैं, बल्कि जो 6 आपको अन्य धर्म मिलेंगे, जैसे आपका बौद्ध हो गया, जैसे आपका जैन हो गया, जैसे आपका सिख हो गया, जैसे आपका पारसी हो गया, जैसे आपका क्रिश्चियन या ईसाई हो गया, और जैसे आपके मुस्लिम हो गए। तो भारत में 6 जो हैं वो क्या है, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। तो बेसिकली ये अल्पसंख्यक शब्द का मतलब हो गया। आर्टिकल 350A और आर्टिकल 350B जो है ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है। लिंग्विस्टिक इस पर फोकस करता है। तो ये याद रखिएगा कि 350 है। अगर कभी किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 350A इज रिलेटेड टू, तो इट इज रिलेटेड टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी ये जो है वो भाषाई संबंधित है या भाषाई अल्पसंख्यक की बात करता है। 350 है, 350B। अब हम आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो मान लिया एक हम इंस्टीट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द का जिक्र किया है कि संस्थाएं या इंस्टीट्यूशन, तो हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अच्छा समझना है
कि हम उसको बेसिकली मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की है। तो समझते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो अगर कोई सरकार किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी संस्थान को सहायता दे या न दे, ये सरकार का अधिकार है, ये सरकार की पॉलिसी है। कोई भी इंस्टीट्यूशन या संस्थान ये नहीं कह सकता है या इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकता है कि सरकार उसको सहायता, एड, असिस्टेंस नहीं दे रही है, इसलिए उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो अल्पसंख्यक चला रहे हो, माइनॉरिटीज चला रहे हो, या बहुसंख्यक मेजॉरिटी चला रहे हो, उसको जो एड प्रदान करेगी सरकार, जो सहायता प्रदान करती है सरकार धन के रूप में या किसी और रूप में, वो सरकार की अपनी पॉलिसी है, अपना अधिकार है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड हो, इस आधार पर कोर्ट में नहीं जा सकता है कि सरकार उसको एड नहीं प्रदान कर रही है, इसलिए उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, तो इस आधार पर वो कोर्ट नहीं जा सकता है। तो बड़ा डिसीजन है ये। खैर, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर एड प्रदान करता है और क्यों ये डिसीजन देना पड़ा। देखिए, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत गलत मैंने बोला कि सरकार किस आधार पर कैसे एड या सहायता प्रदान करती है। देखिए, सरकार सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूशन को देखती है कि उद्देश्य क्या है। जैसे मान लिया कि कोई इंस्टीट्यूशन है और वो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा खोला गया है और अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही किसी कारणवश, उनको पढ़ा रहा है, तो सरकार को लगेगा कि ये बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव से, बहुत अच्छे उद्देश्य से काम कर रहे हैं, चलो इनको हम लोग एड देते थे, सरकार एड दे देगी। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि उस इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। सरकार को अगर ऑब्जेक्टिव उचित लगता है, सरकार एड देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज, एड देने में क्या ध्यान रखा जाता है कि सरकार की आर्थिक स्थिति उस टाइम पर कैसी है। सीधी सी बात है, सरकार का अपना एक बजट होता है, बजट एलोकेशन, उसके माध्यम से धन एलोकेट होता है, सारी परिस्थितियां होती हैं। तो सरकार दो चीज़ों को ध्यान में रखती है। एक तो जिस इंस्टीट्यूशन को, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जिस संस्थान को सहायता प्रदान की जा रही है, उसके उद्देश्य क्या है। दूसरी चीज़ कि सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है। हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो कि बहुत अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन सरकार क्या होगा कि सरकार की, हो सकता है सरकार का फिजिकल डेफिसिट हो, राजकोषीय घाटा चल रहा हो, सरकार के पास पैसा ना हो, तब भी सरकार नहीं दे सकती। तो दोनों कारण है, पहला इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य, दूसरा सरकार की आर्थिक स्थिति। तो ये दो प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई है कि सरकार जिस भी इंस्टीट्यूशन को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से संबंधित हो या मेजॉरिटी बहुसंख्यक से संबंधित हो, सरकार उसको अगर एड देती है और बाद में सरकार को ये लगता है कि वो संस्थान या वो इंस्टीट्यूशन जिसको जिस उद्देश्य के लिए एड या सहायता दी गई थी, वो उस उद्देश्य को में काम नहीं कर रहा है और किसी दूसरी तरफ निकल पड़ा है, तो सरकार उस दी हुई एड को वापस ले सकती है। और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस आधार पर कोर्ट नहीं जाएगा कि सरकार ने जो एड दी थी उसको वापस ले लिया है। याद रखिएगा कि सरकार, जैसे आपके मम्मी पापा आपको पैसे दे, 10 की नोट दें और कहें कि आप चॉकलेट खा लेना, आप चॉकलेट खाते हो, रोज वो 10 रुपए देते हैं, फिर एक दिन उन्होंने देखा कि आप उसी पैसे से गुटखा खा रहे हो, तो हो सकता है मम्मी पापा आपसे पैसे वापस ले लें। वैसे ही सरकार भी क्या करती है, अगर जिस उद्देश्य के लिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या किसी इंस्टीट्यूशन को, संस्था को कोई एड या ग्रांट या असिस्टेंस दी गई है, तो वो संस्थान अगर अपने उद्देश्य से विमुख होकर कुछ और काम करने लगे, तो सरकार उससे एड ले सकती है, वापस विड्रॉल कर सकती है। और वो संस्थान इस आधार पर कोर्ट नहीं जाएगा कि ये गलत है या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि ये तय है कि कोई संस्थान अगर चाहे कि उसको सरकार की एड या सहायता नहीं चाहिए तो वो मना कर सकता है, ये उसका अधिकार है। सरकार जबरदस्ती एड नहीं देगी, लेकिन सरकार से जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि नहीं मुझे एड दीजिए। तो ये रही न्यूज़। उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को समझ पाए होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की न्यूज़ है। अंकित तिवारी, गुड मॉर्निंग भाई। तो चलिए अब हम देखेंगे कि आज की चौथी खबर क्या है, क्योंकि 3 न्यूज़ हमने कवर कर ली। अब हम देखेंगे कि आज की चौथी खबर क्या है। तो चौथी खबर है, भारत सरकार ने एक नया मिशन लॉन्च किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, पीएम मोदी लॉन्चेस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन।
जो मोदी जी हैं इन्होंने एक मिशन अभी लॉन्च किया है वर्चुअली, उसका नाम क्या है याद रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये, और आगे लिखा है कि हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन, यानी प्रत्येक सिटीजन को अब एक हेल्थ आईडी कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो अभी मोदी जी ने लॉन्च किया है ये क्या है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ये है क्या। तो अगर हम बात करें आयुष्मान भारत मिशन की, तो देखिए इसका पहला सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो भी भारत में जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनको एक प्रकार की हेल्थ आईडी बनाई जाए। तो ये इसका उद्देश्य है। हेल्थ आईडी है क्या, हम धीरे धीरे समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस योजना को सरकार ने अगस्त 2020 में शुरू किया था। यानी कब शुरू किया था, अगस्त 2020 में। यानी जो आप देख रहे हो आयुष्मान भारत, आप अगर देखो इस योजना को तो यहाँ पर आपको दिखेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इस योजना को अगर हम पीछे आ जाएं, योजना का नाम याद रखना है सबसे पहले, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है याद रखिएगा कि प्रत्येक भारत के नागरिक को एक प्रकार की डिजिटल या आप समझ लो एक प्रकार का हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाए। जैसे आपका आईडी कार्ड होता है, किसी आपको कहीं पर जाना होता है स्कूल कॉलेज में, तो आप आईडी दिखाते हो, एंट्री मिलती है। वैसे ही सरकार एक प्रकार का भारत के प्रत्येक नागरिक का, याद रखिएगा एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा है, यानी किसी भी जाति धर्म या किसी भी आधार पर, ऐसा नहीं कि किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सरकार इस स्कीम के माध्यम से एक आईडी कार्ड प्रोवाइड कराएगी, यानी हेल्थ आईडी कार्ड बनवाएगी। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि ये योजना नई है। अगर आप इसको देखो तो ऐसा नहीं है कि ये योजना नई है। सरकार ने 15 अगस्त 2020 में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों और यूटीज़ में, यानी 6 स्टेट्स, राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ में इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया था। अब भारत ने क्या किया है, मोदी जी ने इसको पूरे भारत में लागू कर दिया है। तो ये 2020 में एज ए पायलट प्रोजेक्ट, मतलब क्या होता है कि टेस्टिंग प्रोजेक्ट की टेस्ट कर लेते हैं कैसा काम कर रहा है। तो 6 राज्यों में और यूटीज़ में इसको लागू किया गया था। अभी इसका विस्तार पूरे भारत में कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इसके प्रोविज़न क्या है। अगर इसके हम प्रोविज़न की बात करें तो सबसे पहले और जो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है वो देखते हैं, हेल्थ आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक का एक हेल्थ आईडी बनवाएगी, जो उसका एक प्रकार के हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिखा होगा कि उस व्यक्ति को क्या समस्याएं हैं, साथ ही साथ उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होंगी, जैसे मोबाइल नंबर, पैन नंबर, इस टाइप की। साथ ही साथ इसमें लिखा होगा कि उसको कौन सी समस्याएं हैं, उसकी बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या हो रहा है, उसकी मेडिसिन क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसको इस आईडी से पता चल जाएंगी। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जाता है अपना हेल्थ आईडी कार्ड दिखाता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, दिल्ली में किसी सरकारी अस्पताल पर या कहीं पर वो इलाज कराता है, तो उस जो हेल्थ आईडी कार्ड होता है उसमें उसके बारे में सारी जानकारी अंकित होती रहती है। मान लिया कल वो व्यक्ति बिहार का और बिहार चला गया, तो वो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप दिल्ली के डॉक्टर को दिखा रहे हो और आप अपने बाद में गृह राज्य बिहार चले गए या यूपी आ गए, तो पूरा जो आपका पहले वाला जो इलाज था, अभी वाला इलाज, वो टूट जाएगा। नया डॉक्टर फिर से वही टेस्ट कराएगा, फिर से आपका पैसा खर्चा होगा, फिर से नई प्रोसीजर शुरू होगी। अभी क्या है, हेल्थ आईडी कार्ड के बाद, हेल्थ आईडी कार्ड के माध्यम से क्या हो जाएगा कि आपने जो इलाज दिल्ली में कराया है वो आपके हेल्थ आईडी कार्ड पर सारा अंकित हो जाएगा, नोट हो जाएगा। आप अपने गृह राज्य यूपी बिहार आओगे, अगर आपको उसी इलाज को कंटिन्यू करना है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और क्या करोगे, इसको आप दिखाओगे और डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, कौन कौन किस प्रकार के आपकी जांचें हो चुकी हैं, कौन सी जांचें करवानी है। तो इससे आपको आर्थिक भी लाभ मिलेगा, बार बार एक ही प्रकार की जांचें नहीं करवानी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम देखते हैं जैसे इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली एक आ गया है कि जो भी फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं भारत में, यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ रजिस्ट्री। हेल्थ फैसिलिटीज़ रजिस्ट्री मतलब कि भारत में जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी अस्पताल हैं, वो चाहे कोई भी अस्पताल हो, उसको डिजिटली लाना। यानी डिजिटल का मतलब मिशन अगर आप देखो तो इसका नाम क्या है, नेशनल डिजिटल मिशन। तो यानी अभी तक जो अस्पताल हैं उसमें बेसिकली होता क्या है
कि वो अलग अलग रहते हैं। तो जो स्वास्थ्य सर्विसेज प्रदान की जाती हैं, जो हेल्थ सर्विसेज प्रदान की जाती हैं, उसमें किसी भी प्रकार को इंटीग्रेशन नहीं होता है, एकीकृत नहीं कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। इस स्कीम के माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से सरकार क्या कह रही है कि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ रजिस्ट्री तैयार करेगी, यानी डिजिटल रजिस्ट्री होगी, जिसमें जो भारत में जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिलेटेड बिल्डिंग्स हैं या संस्थान हैं वो सारे अंकित होंगे। तो अगर आपको भारत के किसी हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, किसी अस्पताल से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह सरकार ने कहा है कि वो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनाएगी, यानी डिजिटल तौर पर भारत में जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी इसके माध्यम से यहाँ पर पहुँचाया जाएगा, उनको भी डिजिटल लाया जाएगा, ताकि एक प्रकार का भारत में जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको, उनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, उनको इंटीग्रेट किया जा सके, एकीकृत किया जा सके। यही सरकार का उद्देश्य है, तो इस बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ पर एक सरकार यहाँ पर इसमें प्रोविज़न कर रही है सैंड बॉक्स। अब सैंड बॉक्स क्या सिस्टम है जिसकी सरकार इस स्कीम के माध्यम से बात कर रही है? तो यहाँ पर बेसिकली ये है क्या, इसको बोलते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल भारत सैंड बॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नया प्रोडक्ट है उसकी टेस्टिंग करनी है तो इसमें जो सैंड बॉक्स जिसका जिक्र किया गया है ये एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का खाका है। खाका का मतलब कि अगर कोई नई प्रोडक्ट बना है, कोई टेस्ट बना है तो उसके लिए आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये सैंड बॉक्स जिसका जिक्र इसमें किया गया है, तो इसमें उस फ्रेमवर्क का, उस व्यवस्था का जिक्र है जिसके माध्यम से किसी नए जो प्रोडक्ट होता है उसका टेस्ट किया जाता है। तो सैंड बॉक्स और कुछ नहीं है, जो भी कोई नया प्रोडक्ट आता है उसकी टेस्टिंग की जाती है सैंड बॉक्स में। सैंड बॉक्स में फ्रेमवर्क दिया होता है, उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करके किसी नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है, पहली चीज़। दूसरी बात ये आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इसको अलग कलर से किए दे रहा हूँ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और ये जो संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो एग्जाम्स में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या क्रियान्वयन संस्था के बारे में पूछ लिया जाता है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसको क्या करेगी? इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, इसके कुछ फ़ायदे लिखे हैं जो मैंने बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ब्लर हो गया है। इसमें एक चीज़ पर और फोकस किया गया है कि आपको टेलीमेडिसिन प्रदान की जाएगी, साथ ही साथ ई फार्मेसी प्रदान की जाएगी। टेलीमेडिसिन का मतलब है कि मान लिया कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वो अच्छी दवाएं नहीं प्राप्त कर पा रहा है, अच्छे डॉक्टर से नहीं मिल पा रहा है, अच्छा इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वो डिजिटल तौर पर क्या कर लेगा? टेलीमेडिसिन प्राप्त कर सकता है, अच्छे डॉक्टर से बात कर सकता है और अपना इलाज करा सकता है। इसी तरह ई फार्मेसी की बात की गई है। नॉर्मली आपको जो भी आपको दवा लेनी होती है आप मेडिकल स्टोर पर जाते हो, दवा लेते हो, लेकिन इस मिशन के बाद से, यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बाद से, अब आप क्या करोगे? पहले भी होता था लेकिन अभी सरकार ई फार्मेसी पर फोकस करेगी कि आप ऑनलाइन जाओ और आप मेडिसिन खरीद लो। तो अच्छी चीज़ है, अच्छा मिशन है। अब देखना यह है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। और कोई योजना सरकार तो बना सकती है, लेकिन किसी योजना के बारे में फैसला करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप पहले उसको ज़मीन के स्तर पर लगभग 6-7 महीने काम कर लेने दीजिए, अपने आप खुद पता चल जाएगा। क्योंकि आप किताबी बातें कर सकते हो, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करना होगा तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इस योजना के बारे में भी बोलने से अभी बचना चाहिए, भविष्य में देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे इश्यूज आएंगे। जब भी ई फार्मेसी की बात आती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक जाओ और दवा मंगा लो, तो मेडिकल स्टोर वाले विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो अभी कई मुद्दे सामने आएंगे, उनका समाधान होगा और फिर हम देखते हैं कि अंततः क्या फ़ायदा मिलता है। अब इससे बेनिफिट क्या है? इस मिशन को क्यों लॉन्च किया गया है? देखिए, इस मिशन के माध्यम से यह है कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर है उसको डिजिटल किया जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे दो फायदे हैं। एक तो प्रोफेशनल्स को, यानी जो भी आप हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, और दूसरे जो हेल्थ सर्विस लेते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। कैसे?
देखिए, अगर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है, मान लिया कि कोई व्यक्ति दिल्ली में इलाज करा रहा था और बाद में वो अपने गृह राज्य यूपी या बिहार आ गया, अगर ये पूरा जो उसके आंकड़े होंगे वो डिजिटल होंगे, तो इसका फायदा क्या होगा कि जो बिहार व यूपी का डॉक्टर होगा उसको पूरी बातें पता चल जाएंगी कि उस व्यक्ति ने, जिसका इलाज उसको करना है, उसने पहले कौन सी मेडिसिन ले रखी है, कौन से टेस्ट ले रखे हैं और उसकी बीमारी अभी किस स्टेज में है। तो इससे क्या होगा कि उनका जो काम हो वो बेहतर होगा, यानी उनकी एफिशिएंसी डॉक्टर्स की बढ़ जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जो मरीज हैं, जैसे जो हेल्थ सर्विस लेते हैं, हम जैसे मरीज, आप जैसे मरीज, तो इनके लिए भी आसानी होगी। क्यों? क्योंकि इनको वही इलाज बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। दोनों का क्या होगा, इसको बोल सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी काम करने में की सुगमता हो जाएगी। जो हेल्थ सर्विस टेकर हैं और जो प्रोवाइडर हैं, दोनों को, जो ले रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनका पूरे आंकड़े डिजिटल हैं, कौन सी मेडिसिन, क्योंकि नॉर्मल आदमी को डॉक्टर के पर्चे याद नहीं होते हैं, तो इससे बहुत बड़े फायदे हैं। उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को समझ पाए होंगे। अब हम चलेंगे आज की अंतिम खबर पर, और अंतिम खबर हम देखते हैं क्या है। अंतिम खबर, चाइना ने भारत से धमकी दी है या कुछ कह लीजिए गुजारिश की है, तो वही हमें समझना है। अब द हिंदू का आर्टिकल है और आर्टिकल कह रहा है, आर्टिकल कह रहा है चाइना क्वेश्चंस इंडियाज मिसाइल प्रोजेक्ट। भारत के मिसाइल प्रोजेक्ट को चाइना ने क्वेश्चन कर दिया है, पहली चीज़। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो चलिए समझते हैं। देखिए, चाइना लगातार भारत का जो मिसाइल प्रोजेक्ट है उसका विरोधी रहा है, आज से नहीं, बहुत पुराने समय से। और अभी चाइना ने क्या कह दिया है कि भारत का जो मिसाइल प्रोजेक्ट है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था भारत के खिलाफ, उस रेजोल्यूशन का नाम है 1172। क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या आता है, एक दो बार ऐसा हुआ है कि यूएन का जो भारत से रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन है वो पूछ लेते हैं कि 1172 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये भारत के मिसाइल परीक्षण से या न्यूक्लियर टेस्ट से संबंधित है। और इसको सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको जब भारत ने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, परमाणु बम का परीक्षण किया था, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भारत के ऊपर इसको लगा दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्ण बहुमत से यूएनएससी में पारित किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि भारत तुरंत अपना मिसाइल प्रोजेक्ट बंद करेगा, न्यूक्लियर टेस्टिंग बंद करेगा और भविष्य में कोई किसी प्रकार का न्यूक्लियर या मिसाइल डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो यही है रेजोल्यूशन 1172। अभी चाइना क्या कह रहा है कि भारत, जो रेजोल्यूशन भारत के खिलाफ पास किया गया था, भारत और पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि दोनों देश 1998 के आसपास मिसाइल परीक्षण, बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देशों ने इन देशों के ऊपर, भारत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए समझते हैं ये मिसाइल वाला मामला है क्या। देखिए, अगर हम भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम ना आए तो बात पूरी होती नहीं है। भारत को मिसाइल की दृष्टि से, मिसाइल टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब्दुल कलाम जी ने एक प्रोग्राम सुझाया सरकार को, और इसी को बेस बनाकर सरकार ने भारत में एक प्रोग्राम शुरू किया और उस प्रोग्राम का नाम था IG इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983। यानी इस टाइम भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उस टाइम पर जो DRDO प्रमुख होते थे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। अब्दुल कलाम जी ने भारत सरकार से कहा कि हमको मिसाइल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए और उस प्रोग्राम का नाम होना चाहिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये 1983 में शुरू किया गया था और 2012 में हमने इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और ये प्रोग्राम पूरा हो गया है। तो पहली चीज़, अब अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें, इस IGMDP की बात करें, तो इस प्रोग्राम के तहत अगर हमने देखें तो हमने इस प्रोग्राम के तहत 5 प्रमुख मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया है। इन 5 प्रमुख मिसाइल को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, पटना। सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी, दूसरी क्या है, अग्नि, तीसरी त्रिशूल, चौथी नाग, पांचवी आकाश। तो हमने इस प्रोग्राम के तहत, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, हमने 5 प्रमुख मिसाइल्स को डेवलप किया है। उन मिसाइल्स के नाम क्या हैं? पहला इसको ट्रिक है, पटना
यानी पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइलें हमने डेवलपमेंट किया है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें कि अभी विवाद किस मिसाइल को लेकर हो रहा है, तो इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5 का परीक्षण किया जा रहा है और इसी संदर्भ में चाइना ने हमें धमकाया है या सचेत किया है। अब अगर हम इन मिसाइल्स की बात करें तो इसमें जो आकाश और त्रिशूल मिसाइल हैं ये सरफेस टू एयर हैं। सरफेस टू एयर का मतलब कि सतह से हवा में मार करती हैं। मतलब दुश्मन देश की अगर मिसाइल आ रही है तो ये सतह से हवा में जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें पृथ्वी और अग्नि की तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, यानी अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये ऐसे जाती है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये कैसे जाएगी। ये जो जाती है ये मतलब बैलिस्टिक मिसाइल इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल 2 प्रकार की होती है, क्रूज मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होती है जो अर्थ के पैरेलल जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो पैराबोलिक शेप में जाती है, परवलयाकार पथ पर, प्रक्षेप पथ पर जाती है। तो ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें इस अग्नि की, तो अग्नि की अगर हम बात करें, यहां पर आप देखो कि अग्नि का अग्नि 1 आ चुका है, अग्नि 2 आ चुका है, अग्नि 3 आ चुका है, अग्नि 4 आ चुका है। अभी जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो अग्नि 5 यानी अग्नि 5 का भी सफल परीक्षण हो चुका है और चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या है अग्नि 5। क्यों, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम अग्नि 1 की बात करें, कहाँ गया, अगर हम अग्नि 1 की बात करें तो उसकी रेंज आप देखोगे तो लगभग 700 से 800 किलोमीटर है। अगर आप अग्नि 2 की बात करो, अगर हम अग्नि 2 की बात कर लें तो अग्नि 2 की रेंज आपको मिलेगी 2000 किलोमीटर। अगर आप अग्नि 3 की बात कर लो तो आपको लगभग मिलेगी 2500। अग्नि 4 की बात कर लो तो लगभग मिलेगी 3500 और अगर आप अग्नि 5 की बात करो तो लगभग आपको मिल जाएगी 5000 किलोमीटर। और 5000 किलोमीटर का मतलब है कि ये पूरे चाइना को कवर कर लेगी। सबसे बड़ी चीज़ यही है इसमें, और चाइना को समस्या ही यही है कि ये क्या करेगी, ये पूरे चाइना को कवर कर लेगी। भारत कहता है इस मिसाइल की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। चाइना अलग दावे करता है, वो कहता है कि भारत इसकी रेंज छुपाता है और इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और ये चाइना के लिए बनाई गई है। और चाइना ने धमकी भी दी थी कि हम भारत की इस प्रकार की गतिविधियों को सहन नहीं करेंगे। अब हुआ क्या कि इस मिसाइल से चाइना सबसे ज़्यादा डरता है क्योंकि ये मिसाइल चाइना के किसी भी भाग पर हमला कर सकती है। बाकी सारी मिसाइल चाइना के बहुत अंदर तक नहीं जा पाएंगी क्योंकि चाइना काफ़ी बड़ा देश है, हमसे दूर भी है। तो ये जो रेंज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हम इस अग्नि 5 को बोलते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब कि ऐसी मिसाइल जिसको हम इंटर कॉन्टिनेंटल फायर कर सके, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हम हमला कर सकते हैं इस मिसाइल के द्वारा। यानी हम भारत से यूरोप पर हमला कर सकते हैं किस मिसाइल के द्वारा, वो किस मिसाइल है, यानी अग्नि 5। तो याद रखना अग्नि 5 को ICBM बोलते हैं, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। इन सब सारी चीज़ों को याद रखना है। अब चाइना इसका लगातार विरोध करता है और चाइना ने फिर से विरोध किया है। इस बार चाइना ने कहा है कि भारत को, जो भारत के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 1172, इसका ध्यान करते हुए, इसका सम्मान करते हुए अपने मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए, ये चाइना कह रहा है। चलिए इसको समझते हैं। 1998 में भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बनाने का प्रयास कर रहे थे। पहले भारत ने परीक्षण कर लिया, फिर पाकिस्तान ने। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश, जो उसके 5 एक आप समझ लो स्थायी सदस्य होते हैं जिनको हम बिग 5 बोलते हैं, साथ ही साथ 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कुल 15 देशों ने पूर्ण बहुमत के आधार पर भारत के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया। उस प्रतिबंध के मायने क्या थे कि भारत तुरंत अपने मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे, साथ ही साथ भविष्य में भारत कोई मिसाइल टेस्टिंग नहीं करेगा, भारत किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करेगा। भारत के साथ साथ ये प्रोविज़न पाकिस्तान के लिए भी थे। और इस जो रेजोल्यूशन का नाम था वो 1172 था। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में रेजोल्यूशन से भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है। इसके आधार पर चाइना ने कहा है अभी कि भारत UNSC के रेजोल्यूशन 1172 का सम्मान करे और अपने जो भी टेस्टिंग कर रहा है इनको बंद करे। ठीक है, लेकिन भारत को एक समस्या है। भारत का कथन है कि आप चाइना से भारत अक्सर ये कहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात होती है कि चाइना लगातार पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार का वो डेवलपमेंट करते हैं
उसमें सहयोग करता है। तो पहले आप वो बंद करो, ठीक। यानी चाइना क्या करता है, आपको पता है कि चाइना जब भी न्यूक्लियर हथियार बनाए जाते हैं तो उसमें यूरेनियम की ज़रूरत होती है और एनरिच्ड यूरेनियम या संवर्धित यूरेनियम की ज़रूरत होती है। यानी दोनों में अंतर क्या है, जब आप यूरेनियम का खनन करते हो तो वो कच्चा यूरेनियम होता है, उसको बोलते हैं यूरेनियम। लेकिन उसको जब कई प्रक्रियाओं से उसको प्रोसेस करते हुए जब आप यूरेनियम को इनरिच्ड कर देते हो, संवर्धित कर देते हो, जिसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन में होता है, तो उसका प्रयोग काहे में होता है, परमाणु हथियारों में होता है। तो वो यूरेनियम कौन उपलब्ध कराता है, चाइना पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान भारत के लिए न्यूक्लियर वेपन तैयार करता है। इसी तरह चाइना पाकिस्तान को बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। तो भारत कहता है कि पहले आप अपने अंदर झांक के देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आप लगातार पाकिस्तान को इस प्रकार के हथियार दे रहे हो। अब अगर आप देखो तो भारत में कुछ जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं वो कहते हैं कि भारत को भी इसके खिलाफ उसी लैंग्वेज में उत्तर देना चाहिए। कैसे, जैसे बहुत सारे देश ये कहते हैं कि भारत को, जैसे चाइना क्या करता है कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है जानबूझकर उसको हथियारों की और आर्थिक सहायता देता है। तो बहुत सारे देश या बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं जो भारत में भी रहते हैं वो ये भी कहते हैं कि इसी तरह भारत को भी टैकल करना चाहिए। कैसे, भारत वियतनाम को हथियार दे सकता है। आपने सुना भी होगा कि 1-1.5 साल पहले एक डील होने की बात हो रही थी कि वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा है। तो मतलब दुनिया के देश यही कहते हैं और खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार हैं कि भारत को भी वियतनाम को हथियार देने चाहिए। क्यों? क्योंकि वियतनाम और चाइना के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारे पाकिस्तान के नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान को हथियार दोगे तो आपके वियतनाम से नहीं है तो हम वियतनाम को हथियार देंगे। तो बस यही पॉलिसी रही, यही पूरा मुद्दा था। इस न्यूज़ में हमने कई डायमेंशंस को कवर कर लिया है। न्यूज़ तो छोटी सी थी लेकिन यहाँ पर हमने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी पढ़ लिया जो 2012 में पूरा हो चुका है। एक चीज़ मैं शायद बताना भूल गया हूँ, इस नाग को बोलते हैं एंटी टैंक मिसाइल। यानी जो दुश्मन देश के टैंक होते हैं उनको ध्वस्त कौन करता है, नाग। इसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। दागो और भूल जाओ, ये दुश्मन देश के टैंक को नष्ट ही कर देगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इन खबरों को कवर कर लिया है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहीं पर क्लास को रोकते हैं क्योंकि टाइम पूरा हुआ, मेरी भी कहीं क्लास है। अब यहीं पर रोकते हैं, फिर मुलाकात होगी कल 5 नई खबरों के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और कोई भी ऐसा कृत्य मत करिए जिससे आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके राज्य को और आपके देश को कोई समस्या हो।